नाज़रीन, मैं हूँ वाहिद नसीम और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू में आज हमारे साथ मेहमान खुसूसी होंगे शंकर सिंह वाघेला साहब, जो बहुत ही सीनियर लीडर हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से भी उनका ताल्लुक रहा है और कांग्रेस से भी उनका ताल्लुक रहा है। और अब न जाने क्यों बहरहाल आजकल जो है वो थोड़े से मीडिया से कट हैं, नहीं जानते कि वो खुद मीडिया में कुछ कहना नहीं चाहते हैं या फिर मीडिया थोड़ा सा कटा हुआ है। ये बात उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि बहरहाल सूरत हाल क्या है। वाघेला साहब, आपका खैर मकदम है फोर्थ व्यू में। धन्यवाद, शुक्रिया जी, मैं जनाब बिना लबो लबाब के आपसे सीधे एक सवाल कर रहा हूं कि जैसे कि आज देश के हालात में आज ही से बात नहीं करता, पिछले 6 साल से देख रहा हूं कि हिंदुस्तान में गुजरात का, आपके स्टेट का बड़ा नाम चलता रहा है। बड़े गुजरात मॉडल को लेकर पूरे देश में एक सरकार आई जो चल रही है अभी भी, और बड़ा सरकार कहती है कि वो अच्छा काम कर रही है, विपक्ष कहता है कि नहीं कर रही है। एक चीज के बहुत सारी चीजें आपको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, आपसे बेहतर उन्हें कोई नहीं जानता। वो आपके साथ जब से हैं, जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे, जब वो आपके टच में तब से हैं जब वो शायद राजनीति में एंटर किए थे, शायद, जो मेरी नॉलेज है। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस वक्त देश में ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको इसको कम्युनल एजेंडे बना दिए जाते हैं मीडिया द्वारा, और तमाम हर चीज को, इलेक्शन को भी। अब ये बीमारी आई है कोरोना, यहाँ पूरी अर्थव्यवस्था तो हमारी नेगेटिव में पहले से ही जा रही थी। चाहे ये कोरोना ना आता तो भी नेगेटिव में जा रही थी। बैंकिंग बंद हो रही थी, बैंकों में लोगों की कतार थी, लोगों में भय पैदा हो गया था कि बैंक बंद होना शुरू हो गए हैं, अब न जाने बैंकों से हमको पैसा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। वो अचानक जो है ये दुनिया में कोरोना का लॉकडाउन एक पैटर्न शुरू हो गया। हालांकि हम अपने चैनल पर ये बातें बता चुके हैं कि कोरोना क्या है और कैसे ये काम कर रहा है और दुनिया की डेमोक्रेसियां कैसे चेंज होने वाली हैं। अलबत्ता यहाँ मैं मोदी जी के बारे में आपसे, या सरकार के बारे में, या देश के बारे में, या गुजरात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं इस वक्त हिंदुस्तान की? देखिए, हर एक देश का एक इतिहास होता है, एक भविष्य होता है, डेस्टिनी, नियति। और देश की नियति में 2014 में जो परिवर्तन आया, जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जगह पर जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, देश को समझना चाहिए कि ये पूरे के पूरे जितने भी लीडर है बीजेपी के आज, जी, उसमें 99% आरएसएस के प्रचारक, आरएसएस से संलग्न है। जी, और आरएसएस का जिसको इतिहास मालूम है, वो संघ चालक जी का आदेश एक व्यक्ति को मानने वाले लोग हैं, जिसमें डेमोक्रेसी नहीं होती है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि संघ की जो परिचालन है वो ये है कि उसमें डेमोक्रेसी नहीं होती है? बिल्कुल डेमोक्रेसी नहीं होती है। कहना है कि आप आदेश मतलब ऑर्डर, ऑर्डर। एक्सेलेंसी, आप ऑर्डर दीजिए क्या करना है। यानी कि इस हिसाब से देश को अभी 6 साल हुए, कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है, रुपया गिरता जा रहा है, देश की इकोनॉमी खत्म होनी जा रही है। और कहना और करना में आसमान जमीन का फर्क है। वोट लेने के लिए लोगों को कहना है कि आप अनएम्प्लॉयमेंट है, वोट दीजिए, मैं नौकरी दूंगा। आप जुवान लोग हैं, आइए, मैं आपका भविष्य सुधारूंगा, हम वो करेंगे, ये करेंगे। और इलेक्ट होने के बाद पब्लिक भाड़ में गई और अपना एजेंडा जो है, मेनली जो एजेंडा है इस देश में, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र के लिए हिंदुइज्म डेवलप करना चाहिए, और हिंदुइज्म डेवलप करना है तो एंटी मुस्लिम स्टैंड लेना चाहिए। यानी कि एंटी मुस्लिम स्टैंड लेने के लिए चाहे हिंदू मरे या मुसलमान मरे, हमको वोट कैसे मिले, एजेंडा के साथ चलने वाली भारतीय जनता पार्टी को आप जरा पहचानिए। देश के लोग जो डेमोक्रेसी में मानने वाले हैं वो जरा समझे, वो पहचाने की देश कहाँ जा रहा है। एक गोधरा हो, चाहे अक्षरधाम अहमदाबाद में जो हमला हुआ है वो हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे जो भी इतिहास तो आज तक का है, उसमें सिवा हिंदू मुसलमान कोई एजेंडा नहीं है। और इसके पीछे पोलराइजेशन, मतलब हिंदू जो इस देश की बहुमति है, नेचुरली हिंदू बहुमति है, तो हिंदुओं के साथ रहना है, हिंदुओं के वोट लेना है। तो इनके लिए हिंदुइज्म टाइट करो, मतलब मुसलमानों को मारो।
मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि इस लोकतंत्र में चूंकि मुस्लिम कम्युनिटी 14% या 16% है, इस वजह से 84% को अपने या 86% को अपने साथ रखने के लिए ये एक सिर्फ फंडामेंटल है। फंडामेंटल कहाँ, ये तो बिल्कुल एजेंडे के तौर पर अपनाया जाता है। क्या ये सिर्फ सत्ता के लिए है कि ये इसके पीछे जरूरत है हिंदुस्तान की कि उसको हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? इस सत्ता के लिए है, और सत्ता के लिए इसलिए है कि ये हिंदू कल्चर जो है वो कभी कम्युनल नहीं रहा। मैं हिंदू हूँ, मैं स्वामीनारायण हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ओबीसी हूँ, मैं हिंदू हूँ। इसलिए हिंदू धर्म के हिसाब से इसमें कोई एक चीज नहीं है, लेकिन इनके पास अगर वोट लेने के लिए कोई भी चीज नहीं है तो एंटी मुस्लिम स्टैंड। वहां तक कि कोरोना में भी तबलीग के पीछे अगर मुसलमान लोगों ने ही कोरोना लाए, ये तो ठीक है कि चाइना से कोरोना आया, वो पब्लिकली फैक्ट है। अगर पाकिस्तान से कोरोना आया होता तो क्या होता? यानी कि इनको कैसे भी कोई भी चीज में मुसलमान को लाओ और हिंदुओं को टाइट करो, टाइट करने के बाद भय पैदा करो, डर। जो हिटलर ने भय पैदा किया था जर्मनी में, मैं हूं आपका जो है आपका बचाने वाला, ऐसे ही कहता हिंदुओं भाइयों बहनों, मैं हूं आपको बचाने वाला। वाघेला साहब, जी मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकता हूँ। 1 मिनट के लिए आपको रोकता हूँ। आप ये सब बातें तो पॉलिटिकली होती रहती है एजेंडे में। आप सुलझे हुए और वरिष्ठ राजनेता हैं। आपने देश की राजनीति, आपने विदेश की राजनीति, आपने राज्य की राजनीति को बहुत अच्छे से समझा है। क्या आपको इतना आसान लगता है कि किसी भी कम्युनिटी का जेनोसाइड किया जा सकता है बहुत आसानी से? दुनिया कुछ नहीं बोलेगी, कोई कुछ नहीं बोलेगा, और सब आप जो है अर्थव्यवस्था, आप ये जो देश में जो आज के हालात पैदा हो रहे हैं, कल आने वाले दिनों में ये लोग रोटी नहीं मांगेंगे, कारोबार नहीं मांगेंगे, रोजगार नहीं मांगेंगे, ये सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा? देखिए, ये जो है ना, सोच का सवाल है, थिंकिंग प्रोसेस, सोच जो है कि आज के जो मुसलमान है वो कल के हिंदू थे। बिल्कुल। मान लीजिए कल के हिंदू थे तो वो वीक हिंदू थे, जो प्रेशर में, लालच में, लोभ में कैसे भी मुसलमान बन गए। इनका तो कोई कसूर नहीं है, बन गए। अभी आप जो कहते हैं नहीं, 18-20 करोड़ लोग यहाँ है हिंदुस्तान में 20 करोड़ माइनॉरिटी यानी कि मुसलमान का। जी 1 मिनट के लिए यहाँ भी रोकूंगा वाघेला साहब, 1 मिनट के लिए रोकूंगा, क्योंकि आज तक आपकी बात जो है वो दूसरे तरह के एंकरों से होती रही है, तो और ये आम तौर पर इसका कोई न जवाब ले पाया है न दे पाया है। एक सवाल आपने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा जो है, अब मोहन भागवत जी भी कहते हैं कि सबका डीएनए जो है वो सब हिंदुस्तान का है, यहीं का है, वही बात आप भी कह रहे हैं। मगर वो लालच में कोई धर्म कन्वर्ट करता है इस्लाम का, तो मैं आपको इतिहास बता दूं कि यहाँ पर आप हिंदुस्तान में जबरिया दूसरी बातें आप कर सकते हैं क्या? या दुनिया के 200 मुल्क में मुस्लिम पाए जाते हैं, जिनमें से पूरे के पूरे कन्वर्ट भी है, जिनमें से अफ्रीकन कंट्री देख लीजिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां भी किसी को कोई विचारधारा पसंद आई, उसने उस विचारधारा को एक्सेप्ट कर लिया। आज भी हिंदू सब ऐसी सभ्यता में कई जो है साधु संत हुए हैं जिनके अपने अनुयायी जो है वो उनके साथ चले गए हैं, राम रहीम के साथ चले गए हैं, कुछ आशाराम बापू के साथ चले गए हैं, कुछ अलग अलग जगहों पर अलग अलग मत बन गए हैं, भिन्न बनते रहे हैं। इस्लाम के बाद गुरु नानक देव जी आए, बहुत सारी कम्युनिटी ने सिखिज्म को अपना लिया। क्या सिखों को गुरु नानक जी ने तलवार के नोक पर बनाया था? ये कैसे इल्जाम लगाते हैं, और ये कैसी सोच हो गई है? या क्या वाकई हिंदुस्तान के लोग समझदार है भी कि नहीं? देखिए, ये जो समझना आपकी भी, ये हमारे भाई थे और भाई है और भाई रहने वाले हैं। अभी मैं किसी का वीडियो सुन रहा था, वो मुसलमान थे, शायद अरबस्तान में या पाकिस्तान में। उन्होंने कहा कि हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज है, और पृथ्वीराज चौहान के बारे में इतने प्राउडी थे, वो इतने अभिमान लेते थे कि हम जो भी है कन्वर्ट हुए, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के वंशज हम थे और है। यानी कि ये जो चीज है वो बीजेपी को, आरएसएस को नहीं भूलना चाहिए कि वो अगर हमारे भाई है, चाहे छोटे बड़े जो भी है, रिलीजन वो भी है, ठीक है, रिलीजन अपनी जगह है। रिलीजन का उपयोग राजनीति में ऐसा मत करिए कि पूरी का पूरी कम्युनिटी बिना मतलब, जो स्टॉन्च इस्लामिक नहीं है वो भी स्टॉन्च मुसलमान हो जाएंगे स्टैंड देखकर।
यानी कि बिना मतलब का यूथ जो है, आज का यूथ पढ़ा लिखा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जो टेक्नोलॉजी में जमाने में जीने वाला है, उसके जी दिमाग में एक गंदगी मत डालिए कि तुम ये है, तुम वो हो। हम वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, हम इंसान है। इंसानियत के हिसाब से अगर ये देश चलेगा, और हिंदुस्तान के कल्चर में मानवता ही चली है, इंसानियत ही चली है, हिंदू मुसलमान नहीं चले है। जो भी आए गए वहां यहाँ जो भी है वो इस देश का जो भी निवासी है वो इस देश का सिटीजन है। और लड़ने वाले लोगों में पाकिस्तान के सामने लड़ने वाले भी मुसलमान थे, चाइना के सामने लड़ने वाले भी मुसलमान थे। राणा प्रताप के साथ इनका भी जो तो मेन सेनापति था मुसलमान था, अकबर के साथ राणा मानसिंह जी थे, हिंदू थे। जी कहाँ दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं हम। ये चीज जो है वो हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म की नहीं है। लड़ाई लड़ाई की जगह है, राजकीय बात है, राजकीय जगह अपनी है, लेकिन इंसानियत जो है वो रहनी चाहिए। बिल्कुल, इंसानियत जितना देश प्रेम आपके दिल में है उतना देश प्रेम मेरे दिल में है। मैं भी इसी मिट्टी से पैदा हुआ, आप भी इसी मिट्टी पे पैदा हुए। ये स्टेटलेस करने जैसी बातें लोग बाग इतनी प्रचारित करके जो यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, आपके तो साथी रहे हैं मोदी जी, क्या वो रोक नहीं सकते इन लोगों को कि ऐसा ना फैलाया जाए देश में कि देश को आप जरा सोचिए, आइडियोलॉजिकली आरएसएस बीजेपी जो भी है वो अपनी हिंदू वाली बात को छिपाते नहीं है, हिंदू राष्ट्र की बात को छिपाते नहीं है। चाहे कोई भी रास्ता हो, दे आर मेन फॉर, वी आर फॉर हिंदुइज्म। वो ठीक है, हिंदुइज्म के लिए जो भी है अपनी जगह है, लेकिन अगर इसका मतलब कि एंटी माइनॉरिटी, चाहे वो माइनॉरिटी आने वाले दिनों में जैन कम्युनिटी भी माइनॉरिटी होगी है, जैनों के भी खिलाफ होंगे, क्रिश्चियन के खिलाफ, ट्राइबल के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, ओबीसी के खिलाफ, फिर हिंदू धर्म रहेगा कहाँ? यानी कि छोटी सोच है, जो सोच है पॉलिटिकल सोच ही नुकसान करती है इस देश को। और पॉलिटिकल सोच, छोटी सोच वाले लोगों के हाथ में आज भारत सरकार है। देश भाड़ में जाए। मतलब आपका कहने का मतलब है कि छोटी सोच वालों के हाथ में आज सरकार है, देश भाड़ में जाए, ऐसा नहीं कह सकते। बल्कि यहाँ पर यह दावा किया जा रहा है तथाकथित भारतीय मीडिया द्वारा कि देश विश्व गुरु बन रहा है, देश की अर्थव्यवस्था ऊंचाइयों पर है, हालात बहुत बेहतर है, देश को दुनिया समझ रही है। अर्थव्यवस्था को लेकर आप इस देश में जिस तरीके की हालात पिछले 6 साल में गुजरे हैं, आप क्या मुतमईन हैं, आप क्या यकीन रखते हैं? आप देश को क्या कहना चाहेंगे कि कितनी कामयाबी के साथ अर्थव्यवस्था चलाई गई है? मीडिया जो है ना, प्रोपेगेंडा जो है ना, वो हिटलर ने भी यही, गोबल्स ने भी यही किया था। आज का देश वही रास्ते पर चल रहा है। और सबसे पहले अगर गर्दन कटने वाली है तो मीडिया वालों की कटने वाली है, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। आने वाले दिनों में इनको भीख मांगनी है, स्टाफ कम करना है, डीएवीपी की एड नहीं मिलेगी, पैसे नहीं मिलेंगे, चापलूसी करेंगे, कब तक करेंगे, तलवे चाटेंगे, कब तक चाटेंगे। हर एक की एक लिमिट होती है। ये तो बिना नील वाले लोग है, इनकी करोड़रज्जू है ही नहीं। ये तो बिल्कुल नमस्ते कहते हैं तो साष्टांग दंडवत कर देते हैं सीधे। एक कम्युनिटी है पूरे मीडिया वाली आज। नहीं, इनके आप ये भी तो समझ सकते हैं इनकी कोई मजबूरी, मतलब आप क्या कहते हैं, इनकी मतलब मजबूरी है कि या क्या है? ऐसा पैसे है, पैसे के पीछे पैसे के भिखारी लोग हैं। इनको अपने पैसे की एक लिमिट नहीं है। कितने पैसे कल के भिखारी लोग जिनको मैं जानता हूँ, मीडिया की दुकान चालू करने के बाद आज करोड़पति है। कहाँ से लाए पैसे है सब? अच्छा, ये भी है। चाटने वालों को इनको शर्म नहीं है, तलवे चाटते हैं ये लोग। और जी 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 करने वाले, मतलब ऐसे लोग हो या न हो क्या फर्क पड़ता है? मगर वो तो वाघेला साहब जनाब, वो तो ये कहते हैं तमाम मीडिया के एंकर बैठे हुए आज रोज, कि वो ये कहते हैं कि वो देश हित में सेवा कर रहे हैं, वो राष्ट्रवादी मीडिया है और राष्ट्र का बहुत बड़ा भला कर रहे हैं और तमाम सच्ची खबरें वो दिखा रहे हैं जिसमें देश तरक्की कर रहा है, विश्व गुरु बन रहा है। पैसे के पुजारी है, रुपया वाले के एजेंट है। और जो एंकर है वो भी तो तनख्वाह लेते हैं और स्पेशल करने के लिए ज्यादा मतलब जी हजूरी करने के लिए ज्यादा पैसा मिलता है। इनको कुछ है नहीं, वो तो है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। देश की जनता को ये समझना है कि चापलूसी क्यों करते हैं। और ये जो चापलूसी करने वाले लोग हैं, अपना पेट भरने के लिए, अपने रुपये कमाने के लिए देश के जो नागरिक है इनसे साथ इनकी धोखाधड़ी है। ऐसा मीडिया नहीं होना चाहिए जो सही बात भी न करे, झूठी बात बार बार कहने से वो सही हो जाती है। वही गोबल्स वाली जो बात थी वो आज मीडिया, हिंदुस्तान का मीडिया कर रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में बहुत नजदीक में
इनकी मौत आने वाली है। इनके पीछे डीएबीपी के पैसे नहीं है, प्रजा के पैसे तो सीधे भारत सरकार इनको देती थी। आज वो बकाया है, आज पैसे नहीं दे पा रहे। जी मैं जी 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 ये तो मीडिया की बात रह गई है। हम देश की बात पे लौटते हैं। मीडिया का जो होना है वो होता रहेगा। मैं देश की बात पर लौटने से पहले विदेश की कुछ खबरें आपको बताता हूं। जो हलचल चल रही है वो ये है कि किसी तरह कोरोना के बहाने से लेकर अमेरिका में एक बात चली है कि किसी तरीके से इलेक्शनों को टाल दिया जाए लंबे समय के लिए। एक देश ने जो है वो 10 साल के लिए आगे इलेक्शन नहीं होंगे टाल दिया है। आगे भी कई पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी इसी तरह की हलचल है। ये जो तमाम सूरत हाल कोरोना के को लेकर, जो मैं नाम पर नहीं कहूंगा, कोरोना की वबा को देखते हुए कई देश जो है इलेक्शन 10 साल के लिए टालने के लिए, वहां की जो फॉर्म है डेमोक्रेसी की वो चेंज करने के लिए, इमरजेंसियां जैसी हालात पैदा होने के बाद वो तमाम अब आगे कुछ दिनों तक चूंकि पैसे नहीं है, अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी, इलेक्शन ही नहीं चाहते। इस तरह की चर्चाएं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिजीवियों में आमतौर पर है। क्या अगर ऐसी व्यवस्थाएं जो अभी विदेशों में लागू होगी, उसके बाद मीडिया सरकारी हो जाया करते हैं, प्राइवेट मीडिया के लिए कोई जगह नहीं बचती जब इमरजेंसी होती है, या फिर एक तरह से कोई इलेक्शनों की बात आप टाल दें, यानी लोकतंत्र को नकार दें और राजशाही जैसा माहौल पैदा कर दें, तो फिर मीडिया की जरूरत वैसे ही नहीं रह जाती। तो मीडिया का तो मतलब है नहीं, जो भी है बिल्कुल गए बीते लोग हैं। अभी जो आप कहते हैं वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, चाइना, रशिया, वहां इन्होंने ये कहा है कि लाइफ टाइम आप रहेंगे जी। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका जो है, इवन अप टू सम एक्सटेंट अफ्रीकन कंट्रीज भी जो भी है जी, बाकी ब्राजील और वो भी जो है, साउथ अफ्रीका और वो भी जो लोग है, हाँ, वो डेमोक्रेसी में इतने आगे बढ़ गए हैं कि वो यूटर्न नहीं ले सकते, क्योंकि वो घुटन महसूस करेंगे, उनका गला सा घुट जाएगा। वो अमेरिका में इट्स नॉट पॉसिबल। ट्रम्प ऊपर से नीचे आएगा तो भी कुछ नहीं होने वाला है, और ये कोई कोरोना लाइफ टाइम थोड़ा रहने वाला है, वो तो अभी चला जाएगा। तीन स्टेट में अमेरिका के इतिहास में पहली बार अपने समर्थकों को, 3 स्टेट में अमेरिका में पहली बार अपने समर्थकों को ट्रंप ने कहा है कि विपक्षियों पर हमला करो। लोग सड़कों पर निकल आए, उन्होंने जो है लॉकडाउन जैसी चीजों को तोड़ दिया। यानी कि जो हालात आप आसपास देखते हैं, अगर अमेरिका में भी गृह युद्ध जैसी स्थिति और इजराइल में भी गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करके लंबे समय तक जो है राज करने के प्लान ट्रंप लगा रहा, और इजराइल नहीं होगा, इजराइल में भी कुछ नहीं होगा, अमेरिका में भी कुछ नहीं होगा, यूरोप में भी कुछ नहीं होगा। ये बाय ब्लड दे आर डेमोक्रेटिक, बाय आइडियोलॉजिकली दे आर डेमोक्रेटिक। तो फिर अगर ये चल सका, और ऐसे कौन से देश है जहां ये हो सकता है? नहीं, कुछ नहीं होगा। अमेरिका में रूटीन में इलेक्शन होंगे, ट्रंप जीतेगा हारेगा वो तो अमेरिकन लोग तय करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में ये कोई कोरोना के हिसाब से इलेक्शन बंद हो, लाइफ टाइम ट्रंप रहेगा, ऐसा नहीं होने वाला है ना। तो फिर राहुल गांधी ने ये क्यों कहा एक पत्रकार के जवाब में कि क्या भारतीय डेमोक्रेसी चेंज हो सकती है? तो उसने कहा हाँ हो सकती है। इसमें राहुल गांधी की बात सही है, ये रियल सर है। आने वाले दिनों में देश की पब्लिक जो है अगर ताली बजाने वाली है, थाली पीटने वाली है, छाती कूटने वाली है, मोमबत्ती जलाने वाली है, ऐसी डरपोक भीरू प्रजा को अंदर करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आने वाले दिनों का रियल सर है। राहुल गांधी की बात को गंभीरता से लीजिए। अच्छा, कि जितने भी लोकशाही के चिंता करने वाले लोग हैं वो समझे कि क्या हो रहा है। नहीं मगर क्या है कोरोना का, ऐसा लॉकडाउन तो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। देखिए एक चीज मैं कहता हूँ वागेल साहब, जो है आपकी बात हो सकता है कि चलो हम उस गंभीरता से ले भी ले, तो इससे इसलिए फर्क नहीं पड़ता चूंकि जो आपके यूरोपियन यूनियन या अमेरिकन लोग हैं वो लोग वो जिंदा दिल हैं, वो डेमोक्रेसी में जीना चाहते हैं, वो उनकी घुटन होती है डिक्टेटरशिप में। पर भारत के लोग तो यहाँ डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप की जरूरत ही नहीं है। आज की तारीख में 99% लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। वो कहते हैं ताली बजाओ तो ताली बजाते हैं, वो कहते हैं थाली बजाओ तो थाली बजाते हैं। तो इनको घुटन जैसी कोई चीज होगी नहीं, तो हमको क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं है। देखिए जो भय है, भय मौत, मरने का भय, डर पैदा किया गया है कि कोरोना जो है आपको खा जाएगा, आप घर में बंद रहिए, ताली बजाइए, तो मौत का हवा खड़ा किया हुआ है। और कोई भी है इंसान को जिंदा रहना है, चाहे कोई भी जिंदा रखे, उसकी वाहवाह करनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको जिंदा रखने के लिए लॉकडाउन कर रही है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इंटेंशन देखना चाहिए कि लॉकडाउन का मतलब क्या है।
जो कर्फ्यू लगाया उसका मतलब क्या है, घंटी बजाना का मतलब क्या है, थाली या ताली पीटने का मतलब क्या है, ये समझना चाहिए। ये नहीं समझेंगे तो कोरोना का भय वो कोई थाली बजाने से जाने वाला नहीं। ये दरअसल क्या है, देखिए अगर भय की हम समझने समझाने की बात भी करें तो समझे समझाने की बात ये होती है कि समझाने के लिए आपके पास मीडिया होता है। मीडिया अगर आपके पास नहीं है और मीडिया कोई और तरह की बातें कर रहा है तो उनको समझाने वाला कौन होगा? लीडरशिप जो विपक्षी नेता है उनको मीडिया बुलाता नहीं है, जो बुद्धिजीवी हैं उनकी कलमें जो हैं शायद खामोश हो गई हैं, तो ये बात समझाएगा कौन? ऐसा नहीं है। देखिए, आपका लंबा इतिहास नहीं है। 74 75 की इमरजेंसी जो थी हिंदुस्तान में, इंदिरा जी ने लगाई थी जी। वो 2 साल 1.5 साल चली। जो भी चली उस समय न पेपर था, न कोई टीवी रेडियो था, न कोई पैसे वाले थे, सिर्फ पब्लिक थी। पब्लिक ने तय किया कि इंदिरा जी ने जो किया वो सही नहीं किया है, जी। तो वो भी हार गई। इनका सुपुत्र संजय गांधी वो भी हार गए और बहुत खराब ढंग से। और वहां कोई ऑल्टरनेटिव था ही नहीं। जयप्रकाश नारायण जी आए, जनता पार्टी बनी, सोकॉल जनता पार्टी जो पार्टी थी ही नहीं, चुनाव के बाद पार्टी बनी, इलेक्शन के बाद, यानी कि अपने आप एक ऑल्टरनेटिव डेवलप हो गया। ऐसा मैं देख रहा हूं हिंदुस्तान में भी आने वाले दिनों में ऐसा ही अपने आप ऑल्टरनेटिव डेवलप होगा। चाहे मीडिया कुछ भी करे, लोग जो भी करे, सरकार कुछ भी करे, देश की पब्लिक जो है ना वो दिल वाली है, जिंदा दिल लोग है, समझने वाले लोग है। गरीब होंगे लेकिन ऐसे 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 बॉन्डेड लेबर नहीं है, वो किसी के चक्कर में आने वाले लोग नहीं है, खुद स्वतंत्र सोचने वाले लोग हैं जो पैसे से खरीदी नहीं किए जा सकते। देखिए देखिए, मैं आपकी बात को मान लेता हूं, मगर एक चीज मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा। मैं भी मेरी जो परसेप्शंस है वो बदली हैं। परसेप्शंस इस लिहाज से बदली हैं कि मैं पहले कहा करता था कि यह हमारा देश है, यह हमारी सभ्यता है, कि अगर हमारे हित की बात अगर कहीं देवी देवताओं में भी अगर हमको लगता है कि भाई फला की पूजा आराधना करने से हमें 3 महीने फायदा नहीं हो रहा है, तो चौथे महीने हम एक और भगवान को जो है अपने ले आते हैं घर में विराजमान करने के लिए कि शायद इनसे कुछ भला होगा। मगर मैं पिछले 6 साल से और आज जो मोदी जी का एक बिल्कुल भरपूर समर्थन देख रहा हूं, एक तरह से 100% समर्थन को जो मैं देख रहा हूं, उससे मेरी ये अवधारणा बदल गई है कि अब ऐसा कोई वक्त आने वाला है। मैं कहता हूं कि ठीक है, मैं तो मोदी जी से ही गुजारिश करता हूं कि भाई इस देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, ये सब जो है बचाई जाए, और आने वाले दिन बहुत भयानक होंगे। मैं ये सब आज की तारीख में वाघेला साहब जो है, अमेरिका के अंदर फूड बैंकों पर कब्जा होने लगा है और लोग सड़कों पर निकलकर खाने के लिए, मारामारी के लिए आ गए हैं। तब हिंदुस्तान को आप किस अगले आने वाले पड़ाव पर इस लोकबंदी के बाद आपको कैसा लगेगा कि जो है इसके बाद जो खुलने के बाद हिंदुस्तान होगा वो कैसा होगा? देखिए, वो तो 100 दिन तक तबाही है, अप टू 100 डेज इकोनॉमिकल गाड़ी पटरी पर चढ़ने वाली नहीं है। दूसरा, जो डेमोक्रेसी का मामला है उसमें ऐसा नहीं है कि यही परमानेंट रहेंगे। लोग जब तय करते हैं कि ये गवर्नमेंट फेलोर है तो इनके लिए ऑल्टरनेटिव कुछ भी हो। गांधी जी ने कहा था अंग्रेजों को, तुम चले जाओ, काला चोर चलेगा। इसलिए आने वाले दिनों में लोग कहेंगे बीजेपी वाले, तुम चले जाओ, कोई भी होगा हमको चलेगा लेकिन तुम नहीं चलोगे। ये जब दो टाइम की रोटी पेट मांगेगा, अपना लड़का नौकरी मांगेगा, जब कोई इंडस्ट्री छोटी बड़ी है वो चलाने के लिए, कुछ उसमें करने के लिए जो सुविधा है वो जो लोग मांगेंगे और सरकार पूरा नहीं कर पाएगी तो लोग क्या करेंगे? और भूखे लोग कोई भी हो, हिंदुस्तान के हो, दुनिया के कोई भी हो, जो अमेरिका में आपने कहा वो हिंदुस्तान में होने वाला है। यहाँ भी वो हो रहा है, अभी भी हो रहा है। ये मुंबई में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, ये हर बॉर्डर पर हो रहा है। रोटी के लिए लोग एक दूसरे को मारने के लिए लग रहे हैं अभी। और मारने के लिए जो भी सरकार होगी, सरकार जिम्मेदार है इनके लिए। सरकार ने होमवर्क नहीं किया, क्या करना चाहिए क्या नहीं, लगा दिया बस लॉकआउट हो जाओ, तो लॉकआउट हो गया। और इकोनॉमी 100 दिन तक ठीक होने वाली नहीं है जी। इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। 1929 वाला वॉल स्ट्रीट की जो महामंदी थी, महामंदी, ये महामारी में, महामंदी में हम चले जाएंगे। रुपया हाथ में नहीं आएगा, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, लिक्विड करेंसी नहीं होगी, और ऐसे ही देखते रहेंगे, बैंकों की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। देश का क्या होगा वो तो
ऊपर वाला तय करेगा और भारत सरकार तय करेगी। एक आखिरी सवाल आपसे करता हूं कि देखिए, मैं ये देख रहा हूं कि विपक्ष के तौर पर बिल्कुल देश में मुझे कोई नजर नहीं आता। कोई अगर गुजरात की भी बात करूं तो चलो, एक तरफ कांग्रेस नजर आती है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आती है। कोई थर्ड फ्रंट नाम की कोई चीज नहीं है, तीसरा विकल्प लोगों के पास है ही नहीं। अगर दूसरी उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पर देखता हूं तो यहाँ पर जो पार्टियां थी वो भी कहीं अभी पर्दे से नदारद है। पब्लिक के पास अगर कोई विकल्प अगर नहीं होगा, तब जो है ये विचार आप कैसे दे पाएंगे कि भाई तुम नहीं तो कोई और चलेगा? ऐसा नहीं है, देखिए जब लोग तय कर मैं मतलब आप कोई विकल्प देने जा रहे हैं क्या? अब विकल्प होगा, लोकसभा का होगा, गुजरात में असेंबली का भी होगा। और हमने आने वाले दिनों में आज से हमारा होमवर्क चालू है, हर राज्य में एंटी बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म हो और 2024 में वो लोकसभा का इलेक्शन 2022 में देख रहा हूं। आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मैं जो बीजेपी को जानता हूं वो 24 तक इस हालत को खींचने वाले नहीं है। मतलब आपने बहुत बड़ी बात कह दी है वाघेला साहब कि आप 2022 में ही लोकसभा का इलेक्शन देख रहे हैं, और उसमें आप क्या आप ये कह रहे हैं कि आप देश भर में जो है सरगर्मी अपनी तेज करेंगे? इतनी तेज हो रही है, उसका होमवर्क हो रहा है। बीच में वो लॉकआउट हुआ, इसलिए हम लॉक हो गए इन हाउस, लेकिन हमारा होमवर्क चालू है, चालू होगा। और आने वाले दिनों में देश को लोकसभा के लिए नया लीडर मिलेगा। गुजरात या दूसरे राज्य है, इसमें नई लीडरशिप मिलेगी, नया भविष्य होगा, नई दुनिया होगी, नया सूरज खिलेगा। और मैं समझता हूं कि बीजेपी अपने आप अपने पैर पर ये कुल्हाड़ी मार रही है। जी वाघेला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना पैगाम देने के लिए, लोकशाही के लिए, देश की भलाई के लिए। कोई भी पार्टी, कोई भी राजनेता जब जब खड़ा होगा हम उनके साथ खड़े होंगे, बिना इसकी परवाह किए कि हमको कोई डीएवीपी ऐड देगा या हमको कोई सरकारी ऐड मिलेगा या फिर हमको जनता हेल्प करेगी। इस बात की परवाह वाहिद नसीम नहीं करता है। हम हक के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं, जनता के साथ खड़े हैं, डटकर खड़े रहेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और जनता को बहुत सारी जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। आज फोर्थ व्यू में इतना ही। इंशाल्लाह फिर हम आपके साथ मुलाकात होंगे किसी पर्सनैलिटी के साथ, किसी हकीकी राजनीति तवज्जो के साथ, आपको आगाह कराने के लिए। फोर्थ व्यू के साथ आप भी बने रहें, हम भी बने रहेंगे। खुदा हाफिज।